बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बीएमए के बाद अब बीसीईएम का मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला है कि एग्जाम स्ट्रेटजीज क्या रखनी चाहिए एंड हमको और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ जाके वीडियो देखो। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो सुबह क्यों नहीं आ पाया, देखो भाई, प्रॉपर नोट्स बनाने में एंड इनको ऑर्गेनाइज वे पे सारी चीज़ मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई वीडियो लेट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। ठीक है, एंड अब ये यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। एंड ध्यान से पढ़िएगा एंड इसके जो डायग्राम्स हैं वो एक दूसरी वीडियो पे दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा ये कंटेंट मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी मिलेंगे एंड न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से आएगा एंड डायग्राम का वीडियो अलग से आएगा, जैसा कि हमने आपको बीएमए में दिया था। तो देखो, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 1। तो इसमें क्या होता है कि स्टोन आता है, स्टोन, ठीक है, स्टोन बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, स्टोन एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है जो रॉक को क्वेरी से निकाल कर मिलता है। पुराने टाइम में स्टोन का यूज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड और डैम्स में होता आ रहा है। ठीक है, आज भी होता आ रहा है, पहले भी होता आ रहा है, आज भी होता आ रहा है। तो देखो, देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टोन्स, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले आता है आपका इग्निशियस स्टोन। तो ये मैग्मा मतलब लावा के ठंडे होने से बनता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रांग होता है और हैवी लोड के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है आपके ग्रेनाइट हो गया, और ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। ठीक है, फिर इसका यूज कहाँ होता है, फाउंडेशन में यूज होता है, ब्रिज पियर्स में यूज होता है और कॉलम्स में यूज होता है। तो जो इग्निशियस स्टोन है इनका ये लावा से बनता है, लावा के ठंडे होने से बनता है। फिर आता है आपका सेडिमेंट्री स्टोन्स। सो देखो, अब अपना को पढ़ना है सेडिमेंट्री स्टोन दिया होते हैं। तो देखो, सेडिमेंट्री जो स्टोन्स होते हैं वो लेयर में डिपोजिट होने से बनते हैं। जो हमारी लेयर होती है उसमें डिपोजिट होने से बन जाते हैं। वर्क करना इनके साथ इजी होता है और स्ट्रेंथ इनकी मॉडरेट होती है। कैसी होती है, मॉडरेट होती है। अब समझो एग्जांपल, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन। ठीक है, एंड बिल्डिंग्स वॉल्स में यूज किए जाते हैं एंड मेसोनरी वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो बता दिए मैंने आपको, पहला इग्निशियस स्टोन्स एंड सेडिमेंट्री स्टोन्स। एंड नाउ अब है मेटामॉर्फिक स्टोन। सो मेटामॉर्फिक स्टोन्स क्या होते हैं, ये इग्निशियस या सेडिमेंट्री स्टोन पर हीट एंड प्रेशर लगाने से बनते हैं। या तो तुम इग्निशियस जो तुम्हारा स्टोन है या जो तुम्हारा सेडिमेंट्री स्टोन है, इनमें तुम हीट लगाओगे या प्रेशर लगाओगे तो ये क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक बनते हैं। ठीक है, एंड नाउ अब मैं आपको बता दूं कि ये हार्ड प्लस ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, और गुड अपीयरेंस, इनका जो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस बहुत बढ़िया होता है। एग्जांपल जैसे आपने मार्बल देखा हो, मार्बल का जो अपीयरेंस है वो बहुत बढ़िया होता है और ये ड्यूरेबल होता है और मार्बल हार्ड भी होता है। स्लेट भी देखी होगी आपने, यूज कहाँ पे होता है, आप मार्बल को यूज करते हैं अपने घर के टाइल्स बोल सकते हो, घर में फ्लोर में यूज करते हैं, रूफ में यूज करते हैं और डेकोरेटिव वर्क में यूज करते हैं। ठीक है अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए, पहला हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाई इस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी मतलब वेदर इफेक्ट से कम डैमेज होना चाहिए। सपोज मान लो हमने छत में टाइल्स लगवा के रखी हैं और वो वेदर इफेक्ट से क्या हो रही है, डैमेज हो रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हमें ऐसी ऐसी टाइल्स चाहिए जो ड्यूरेबल हो, जो वेदर इफेक्ट से कम डैमेज हो। ठीक, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। हार्डनेस बढ़िया होनी चाहिए, मतलब वियर एंड टियर रेजिस्ट करें। लो प्रोस्पेक्ट्री हो, मतलब पानी कम एब्जॉर्ब करें। और इनका अपीयरेंस तो मैंने बताया कि भाई गुड अपीयरेंस होना चाहिए। अब देखो, यूज कहाँ होता है, जो हमारा जो स्टोन्स होते हैं वो यूज कहाँ होते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले हम बता दें कि फाउंडेशन में हम यूज करते हैं स्टोन्स को, बड़े बड़े पत्थरों को यूज किया जाता है फाउंडेशन में, जब पिलर्स खड़े किए जाते हैं। एंड और मशीनरी वॉल्स में यूज किया जाता है, फ्लोरिंग एंड पेविंग में यूज किया जाता है, ब्रिज एंड डैम कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, मोनूमेंट्स एंड डेकोरेटिव वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो इनके एडवांटेज क्या है, इनकी जो लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, हैवी वेट होता है, हैवी वेट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि जैसे सपोज मैं बना रहा हूँ, आपको चाहिए तो भाई आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट लगेगा ना भाई तुमको, है ना। दूसरा, ड्रेसिंग में टाइम लगता है, ड्रेसिंग होगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटा।
स्टोन और ब्रिक्स में फर्क है। स्टोन जो होता है, स्टोन पत्थर होता है, और ब्रिक्स हमारा ईंटा होता है, ईंटा जो दीवार खड़ी करता है घर की। ठीक है, तो देखो ब्रिक्स क्या है, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स है जो क्ले से बनाए जाते हैं। क्ले को शेप देखकर कैलिन में बर्न किया जाता है। ब्रिक्स का यूज मेनली वॉल्स, पेवेंट्स और मिशनरी वर्क में होता है। तो देखो, जो मैं सबसे पहले तुमको बता दूं कि जो हमारा ब्रिक्स होता है वो एक सबसे मतलब सबसे पहला, मैं तुमको बता रहा हूँ, जो सबसे पहला वो है मेथड है। सबसे पहला मेथड ये है कि हम मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सुनना, जो लोग अगर जिनने देखा होगा कि मिट्टी से कैसे बनाते हैं उनको मालूम होगा। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी को गीला करते हैं एंड मिट्टी में बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं हम कि मिट्टी को गीला करते हैं एंड एक हमारे पास शेप होता है जो मतलब ब्रिक्स का शेप होता है। ठीक है, मतलब वो कुछ उसका डाइम मतलब लेंथ, मतलब मैं तुमको बताता हूँ उसका क्या, उसका कुछ शेप मतलब साइज होता है 120 190 इंटू 90 mm का होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज क्या है इंडिया में, एक्चुअल साइज है 190 इंटू 190 मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो ये इतनी होना चाहिए। तो भाई ये हमारे पास एक सांचा होता है एंड हम मिट्टी को इसमें सेट करते हैं एंड हम उसको निकाल के अपना वाटर मार्क लगा के, जैसे ये मेरा वाटर मार्क लगा है ना, ऐसा वाटर मार्क लगा के रख देते हैं। फिर जब वो सूख जाते हैं तो हम भट्टी लगाते हैं। ठीक है, भट्टी इन द सेंस समझ सकते हो, एक बहुत बड़ा भट्टी इन द सेंस, मैं कैसे समझाऊं, मतलब गांव में तो आप लोगों ने देखा होगा जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है गांव या शहर पे, तो वहां पे एक के ऊपर एक जो कच्चे ईंटें होते हैं मिट्टी के, उनको पकाया जाता है। तो वो एक एक महीने तक पकाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक नॉर्मल मेथड। अब देखो इंग्रेडिएंट क्या है जो गुड ब्रिक्स अर्थ है। तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स बनाने के लिए क्ले में ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, पहला होता है हमारा एल्यूमिनिया, मतलब प्लास्टिसाइड देता है, मतलब शेप बनाने में क्या देता है, हेल्प करता है। सिलिका स्ट्रेंथ देता है और श्रिंकेज कम करता है। श्रिंक समझते हो ना, जैसे तुम्हारी रबड़ है उसको तुम दबा दो पूरा श्रिंक हो जाती है, लेकिन तुम ईंटा को दबाओगे तो ईंटा यानी ब्रिक्स श्रिंक नहीं होगा। लाइम जो होता है वो हार्डनेस बढ़ा देता है। आयरन ऑक्साइड ब्रिक्स को रेड कलर देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब देखो मैन्युफैक्चर कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं क्ले की, मॉडलिंग, हार्ड माउल्डेड और मशीन माउल्डेड। ठीक है, ड्राइंग, क्रैक्स अवॉइड करने के लिए ड्राई किया जाता है उसको। और ये बर्निंग कितने 900 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 सेल्सियस डिग्री तक टेम्परेचर में बर्न किया जाता है। ये क्या है, ये एक मतलब रूम में अपन ईंटें रख देते हैं एंड इतना टेम्परेचर कर देते हैं तो ईंटें हमारी पक जाती है। अब देखो टाइप क्या होते हैं, तो टाइप देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। तो इसका यूनिफॉर्म होता है, शेप कलर भी बढ़िया होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, यूज कहाँ होता है, यूज होता है लोड बियरिंग वॉल्स में और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बाद आता है सेकंड क्लास ब्रिक्स। ये क्या होता है, स्लाइटली होता है, स्लाइटली इरेगुलर शेप होती है। देखो ये शेप होता है बट ये इरेगुलर शेप में होती है। जो ये 190 इंटू 90 होता है तो इसको ये फॉलो नहीं करता एंड ये इरेगुलर होता है। ठीक है, सरफेस थोड़ी रफ होती है। ठीक है, प्लास्टर्ड मेसनरी में वर्क में यूज किया जाता है ये। ठीक है, एंड नाउ अब आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। इसका स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जिस वजह से इसको टेम्पररी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्लास ब्रिक। ये ज़्यादा जली हुई होती है, ब्रिटल नेचर का होता है एंड ब्रोकन करके एग्रीगेट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी समझ लो क्या है गुड ब्रिक्स की। तो देखो यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए और शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, ब्राइट ब्राइट रेड कलर होना चाहिए, हार्ड एंड साउंड, दो ब्रिक्स के टकराने पे मेटलिक साउंड आना चाहिए, चट ऐसा, समझ रहे हो। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% होना चाहिए 20 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज क्या है इंडिया में, देखो ब्रिक्स एक्चुअल साइज है 190 इंटू 90 इंटू 90 बट नॉर्मल साइज विथ मोटार है 200 इंटू 100 तो ये क्या हुआ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये मिलीमीटर में। ठीक है, ब्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है भाई, ब्रिक्स का यूज होता है हमारे बिल्डिंग्स की वॉल्स पे, पेवमेंट्स एंड फ्लोरिंग में यूज होता है, बाउंड्री वॉल्स में यूज होता है, ड्रेन्स एंड मैन होल्स में होता है। ये इस जगह पे हमारा ब्रिक्स का यूज होता है। अब बात करते हैं भाई एडवांटेज। तो देखो ये चीप होता है और इजिली अवेलेबल होता है। फायर रेजिस्टेंस, गुड थर्मल इंसुलेशन, ये गुड थर्मल इंसुलेशन है। ठीक है, एंड नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है और ये सुटेबल नहीं होता हैवी लोड्स
नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड्स अलोन, ठीक है, ये अकेले हैवी लोड्स को नहीं ले सकता। अब बात आती है, देखो स्टोन पढ़ लिया, ब्रिक्स पढ़ लिया, अब सीमेंट पढ़ना। भाई सीमेंट क्या होता है? सीमेंट तो सबने नाम सुना होगा ना भाई, सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है? ये एक बिल्डिंग मटेरियल है जो पानी के साथ रिएक्ट करके पेस्ट बनाता है और सेटिंग एंड स्ट्रॉन्गली बाइंड कर देता है। ये कंक्रीट और मोटार का मेन कंपोनेंट हो। देखो मैं अब तुमको एक चीज समझाता हूँ। सीमेंट जो है, सीमेंट में हम क्या करते हैं, सीमेंट को पहले हम पानी में क्या करते हैं, पानी से उसका एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर बनाया, बालू डाल दी, सीमेंट डाला एंड उसका मिक्सचर, एक पेस्ट तैयार किया, मिक्सचर तैयार किया। फिर हम इन्हें दो ईंटों के बीच में या दो स्टोन के बीच में मतलब इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सेटिंग और हार्डनिंग, मतलब इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो दो ईंट हुई, उसके बीच में जो ये पार्टिकल हमने मतलब रखा, तो ये इसको मतलब क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जकड़ के रखता है, ठीक है, चिपका देता है। ये कंक्रीट और मोटार का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, अब इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो देखो सीमेंट में मेनली रॉ मटेरियल से बनता है। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे लाइम हो गया, CaO, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सीमेंट में स्ट्रेंथ देता है। सिलिका, SiO2, ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है सीमेंट की। एल्यूमिनिया, Al2O3, सेटिंग टाइम पे कंट्रोल, सेटिंग टाइम जब हम सेट करते हैं, जैसे ये एक ईंटा है एंड ये ईंटा के बाद यहाँ पे मैंने सीमेंट मतलब अपना पेस्ट रखा, पेस्ट रखने के बाद मैंने यहाँ पे फिर एक ईंटा रख दिया। तो भाई जो ये सेटिंग टाइम है ना, सेटिंग टाइम ये मतलब कितने टाइम में सेट है, सेट होना है, तो ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है, तो ये क्या करता है? कलर और हार्डनेस देता है, ठीक है। जिप्सम सेटिंग टाइम को डिले करता है। जो जिप्सम है वो क्या करता है? सेटिंग टाइम को डिले करता है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है भैया सीमेंट की, ड्राई सीमेंट और वेट सीमेंट कैसे होती है, ये तुमको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। कि जो हमारा सीमेंट है, चाहे ड्राई सीमेंट हो चाहे हमारा वेट वेट हो, देखो ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्रशिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो मतलब हमारे ग्रेडियंट, देखो इनको हम क्रश करते हैं और ग्रेनाइडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब पीस लेते हैं, मसल देते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थर हुए उनको मसल दिया अपन ने, ठीक है। फिर क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ प्रोपोर्शन वाइज, जितना भी प्रोपोर्शन मतलब हमें इंग्रेडिएंट्स डालना है वो कैसा करते हैं, प्रोपोर्शन वाइज डालते हैं। फिर क्या करते हैं? बर्निंग इन रोटेटरी कैलिन, 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको क्या करते हैं? क्लिंकर करते हैं, ठीक है। क्लिंकर को ग्राइंड करके थोड़ा जिप्सम ऐड करते हैं, फिर हमें क्या मिल जाता है? फाइनली हमें जो हमारा सीमेंट होता है वो हमें मिल जाता है। अब देखो, अब हमारा जो एक टाइप होता है सीमेंट का, वो क्या क्या है? तो देखो टाइप हमारे पास, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी टाइप लिए हैं जो आप एग्जाम पे लिख सको। तो जो पहला टाइप है वो क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC बोला जाता है, ठीक है। तो जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए हम OPC का सीमेंट का यूज करते हैं। 33, 43, 53 ग्रेड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूज क्या होता है? बिल्डिंग्स में यूज होता है, और RCC जो आपका रोड्स होते हैं कॉलोनी के, वहां पे यूज किया जाता है। फिर आता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो देखो जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, PPC बोला जाता है इसको। ये फ्लाई एश और पोजोलाना मिक्स किया जाता है इसमें, एंड इसका जो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है? लो हीट होती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? मास कंक्रीट में यूज होता है और डैम्स में यूज किया जाता है, से इसका यूज वहां पे होता है, ठीक है। फिर आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है? तो देखो भाई, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से का मतलब समझो कि ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है एंड रोड्स रिपेयर और प्रीकास्ट वर्क में यूज किया जाता है, ठीक है। लो हीट सीमेंट, देखो हीट जनरेशन इसमें कम होता है, डैम्स और लार्ज फाउंडेशन में इसको यूज किया जाता है। फिर आता है लास्ट में 5वें नंबर पे तुम्हारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टेंस क्या है? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है कि ये सल्फेट अटैक से बचाता है, मतलब सेवेज वर्क और मरीन स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसका यूज होता है सेवेज वर्क में और मरीन स्ट्रक्चर में। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गुड सीमेंट की प्रॉपर्टी होनी क्या चाहिए। देखो यूनिफॉर्म ग्रे कलर, तुमने देखा होगा कि सीमेंट का हमारा क्या होता है? ग्रे कलर होता है। तो सबसे पहले तो हमें यूनिफॉर्म ग्रे कलर चाहिए। फ्री फ्रॉम लम्प्स से फ्री होना चाहिए। स्मूथ फील करना चाहिए, मतलब रबिंग जो होती है उसमें स्मूथ फील होना चाहिए जब हम उसको रब करें। प्रॉपर सेटिंग टाइम, ठीक है, प्रॉपर सेटिंग टाइम होनी चाहिए, और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो हम मैं तुमको बता देता हूँ कि जो
इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मिनट से ज्यादा हो सकता है। देखो जब हम काम कर रहे हैं इनिशियल, जब हम सीमेंट को सेट कर रहे हैं दो ईंटों के बीच में, तो उसका टाइम हो सकता है 30 मिनट, ग्रेटर देन 30 मिनट या इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है। जब फाइनल सेटिंग टाइम मतलब जब जब तुम्हें कब पता चलेगा तुम्हारे जो दीवार है वो सेट हो चुकी है, मतलब बन चुकी है, तो वो तुमको पता चलेगा लेस देन और इक्वल टू 10 घंटे पे। या तो उसके पहले पता चल सकता है या तो उसके बाद पता चल, क्या पता 5 घंटे में पता चल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। यूज ऑफ सीमेंट, सीमेंट का यूज कहाँ पे होता है? मोर्टार एंड कंक्रीट में यूज होता है, आरसीसी के स्ट्रक्चर में यूज होता है, और प्लास्टरिंग मतलब घर की छाप में यूज होता है, फ्लोरिंग और पेवमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। तो अब समझो एडवांटेज क्या है इसका। जो हाइट बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है, बाइंड मतलब जोड़ना, ठीक है, ड्यूरेबल होता है, इजिली अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। अब समझो कि डिसएडवांटेज क्या है। ये कॉस्टली कंपेयर टू लाइम, ये कंपेयर अगर कॉस्टली होता है जब कंपेयर करते हैं किससे? लाइन से। हीट ऑफ हाइड्रेशन कॉज ऑफ क्रैक्स, देखो जो हमारा हाइड्रेशन है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो किसका कारण है? क्रैक्स के कारण है। अगर कर्निंग ना हो तो, कर्निंग नहीं होगी तो, ठीक है। अब देखो तीन चीजें हो गई, सीमेंट, ब्रिक्स और सीमेंट। अब आता है लाइम। तो लाइम ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है। तो लाइम एक बिल्डिंग मटेरियल है जो लाइम स्टोन CaCO3 को बर्न करके बनाया जाता है। सीमेंट के आने से पहले कंस्ट्रक्शन में लाइम का यूज बहुत कॉमन होता है, और आज भी मोर्टार, प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। तो देखो जो जो लाइम है हमारा, लाइम क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है जो लाइम स्टोन CaCO3 को बर्न करके हम बनाते हैं, ठीक है। सीमेंट सीमेंट के आने से पहले कंस्ट्रक्शन में लाइम का यूज बहुत होता है, बहुत कॉमन है, और आज भी मोर्टार, प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम, तो लाइम स्टोन को क्लिन में हीट किया जाता है, कैलिन में हीट किया जाता है, एंड CaCO2 निकाला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है? निकाला जाता है। प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है? क्विक लाइम मिलता है, मतलब CaCO2 मिल जाता है। रिएक्शन क्या होती है? देखो CaCO3 जो है हमारा, CaCO3 को हमने क्या किया? गर्म किया। CaCO3 को गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइम की रिएक्शन है, ठीक है। अब आता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइम। तो देखो फैट लाइम में क्या होता है? इसमें फैट लाइम में हाई प्योरिटी होती है और शो करता है, स्लो सेटिंग होती है, प्लास्टिक नेचर अच्छी होती है, ठीक है। यूज कहाँ पे होता है? व्हाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे समझो, हाइड्रोलिक लाइम में यूज होता है। हाइड्रोलिक लाइम मतलब वाटर में भी सेट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन फैट लाइम, ठीक। यूज का होता है मेसोनरी वर्क पे होता है, और फाउंडेशंस में यूज होता है क्योंकि वहां पे पानी रहता है। अब देखो पुअर लाइम क्या होता है? इम्प्योरिटीज इसमें ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, और यूज कहाँ होता है? लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जहाँ पे लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज। तो देखो लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन समझ गए तुम, ठीक है। तो तुमको मैंने टाइप बता दी। टाइप कौन कौन से? हमारे 4 टाइप है, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। तीन तीन तरह का लाइम है हमारा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका भाई व्हाइट कलर होता है, स्मूथ एंड फाइन होता है, और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज से फ्री होता है। गुड प्लास्टिसिटी होती है, और स्लो एंड यूनिफॉर्म सेटिंग होती है, ठीक है। नाउ यूजेज ऑफ लाइम में क्या है? देखो यूज ऑफ लाइम का होता है मोटार की प्रिपरेशन में होता है, प्लास्टरिंग में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, और सॉइल के स्टेबलाइजेशन में यूज होता है, हेरिटेज बिल्डिंग्स रिपेयर में यूज होता है, ठीक है। ये 5 जगह है, 5 में से अगर तुम 3 भी पेपर में लिख दोगे तो तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब देखो एडवांटेज क्या है। तो देखो इसकी जो वर्क एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और ये चीप मटेरियल होता है, लेस हीट जनरेशन होता है, मतलब ये हीट को बहुत कम जनरेट करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? स्ट्रेंथ सीमेंट से कम होता है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये किससे कम होता है? सीमेंट से कम होता है। सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो होता है, ये सुटेबल नहीं होता हैवी लोड्स के लिए। अब तुम देखो कि डिफरेंस लाइम वर्सेस सीमेंट, तो ये क्या है? शॉर्ट में तुमको समझाता हूँ। देखो एक साइड लाइम है, एक साइड सीमेंट है। तो देखो जो लाइम है वो स्लो सेटिंग होती है, और जो हमारा सीमेंट है वो थोड़ा फास्ट होती है, और लाइम का जो स्ट्रेंथ है वो लो होता है, बट जो हमारा सीमेंट है वो थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ का होता है, और ये लाइम थोड़ा सा चीप होता है और कॉस्टली होता है। सीमेंट 200 या 380 रुपए का बोरी आता है, ठीक है। मेरे को याद नहीं, बट मेरे को पता है, ठीक है। टिम्बर, क्योंकि नोट्स बनाया है ना मैं, तो मेरे को उसने दिया था, तो दैट्स वाई। तो टिम्बर
टिम्बर एक शब्द बहुत आपने देखा होगा, जहां पे भी लकड़ियों की दुकान होगी वहां पे लिखा रहता है टिम्बर हाउस, लाइक ऐसा जो भी लिखा रहता है, बट टिम्बर शब्द देखा होगा। ठीक है। थोड़ी मेरा तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज मेरे को यार मतलब सारे सेमेस्टर्स का करना पड़ता है जिस वजह से। तो चलो हटाओ। तो देखो टिम्बर क्या होता है, टिम्बर वुड को बोलते हैं। जो देखो टिम्बर तुमने सुना होगा, टिम्बर हाउस या लाइक XYZ टिम्बर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, एक वुड को बोलते हैं जब यूज कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, जब उसे कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये ट्री से मिलता है, और डोर्स हो गए, विंडो हो गए, फर्नीचर हो गया, रूफ रूफ ट्रेसेस हो गए, इसमें काफी यूज होता है। तो देखो जो हमारा टिम्बर है, टिम्बर किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझ लो लकड़ी को बोलते हैं, लकड़ी। ठीक है। जुबान फिसल रहा था। तो लकड़ी को बोलते हैं। एंड इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए कुछ प्रिपेयर करना हो, जैसे जैसे दरवाजे तैयार करनी है, खिड़की तैयार करनी है, फर्नीचर तैयार करना है, या हमें रूफ ट्रेसेस तैयार करनी है, तब हम किसका यूज करते हैं भाई, टिम्बर का यूज करते हैं। तो देखो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टिम्बर। फर्स्ट इज हार्डवुड। तो हार्डवुड में क्या होता है, ये ब्रॉड लीफ ट्री से मिलता है। ठीक है। स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, ग्रोथ स्लो होती है इसकी। देखो एग्जाम्पल जैसे टीक हो गया, साल हो गया, ओक का पेड़ हो गया। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, और फ्लोरिंग बना सकते हैं। ठीक है। हार्डवुड से। अब सॉफ्टवुड जो होती है, ये कॉनिफेरस ट्री से मिलती है। जो कॉनिफेरस हमारे ट्री होती है, सॉफ्टवुड कहाँ से मिलती है, कॉनिफेरस ट्री से मिलती है। इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है, वर्क करना इसके साथ इजी हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, पाइन हो गया, डिओडार हो गया, और FIR हो गया। ठीक है। यूज क्या होता है, रूफ वर्क होता है, पैकिंग केसेस में होता है, और फ्रेम वर्क में होता है। फॉर्म वर्क या फ्रेम वर्क, यहाँ मेरे को लगता है फ्रेम, FREM लिखना था, बट ठीक है, बट एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है। वेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के वेस्ट पे एक्सोनीशियस टिम्बर, और एक्सोनीशियस टिम्बर मतलब बाहर की साइड से ग्रोथ, मतलब मोस्ट यूज इन कंस्ट्रक्शन। देखो एक्सोनीशियस टिम्बर जो है, ये इसका मतलब होता है कि बाहर की साइड पे ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। और एंडो एंडोजीनियस टिम्बर, इट मींस अंदर की साइड से ग्रोथ, मतलब कि ये कम यूज होता है। ऊपर वाला एक्सोजीनियस कहाँ होता है, एक्सोजीनियस ज्यादा यूज होता है, ड्यू टू तुम, क्योंकि ये बाहर की साइड होता है। ठीक है। एंड नाउ अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है एक गुड टिम्बर की। तो देखो प्रॉपर्टीज ये है कि इसकी सबसे पहले तो भाई स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए। टिम्बर में बेंडिंग, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट, ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, वेदर, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर मॉइस्चर और इंसेक्ट का इफेक्ट कम हो। जैसे समझ लो कि ये तुम्हारी लकड़ी है, उसमें जो मॉइस्चर होता है ना, नमी, और वेदर और इंसेक्ट्स का इफेक्ट कम होना चाहिए। ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस मतलब इसमें वियर एंड टीयर्स रेजिस्ट करें, स्पेशली फ्लोरिंग के लिए। ठीक है। फिर आता है इलास्टिसिटी, लोड रिमूव करने पर ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो अगर इलास्टिसिटी में हम क्या करें कि अगर हम लोड को रिमूव करें तो क्या हो, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। टफनेस, देखो शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर सके। जो टफनेस होगी लकड़ी की, वो किसको एब्जॉर्व करेगी, शॉक को, और शॉक और वाइब्रेशन को, दोनों को एब्जॉर्व करेगी। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ गेन। तो स्ट्रेंथ गेन में क्या होता है कि ग्रेन से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ग्रेन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ट्विस्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है सीजनिंग क्वालिटी, टिम्बर प्रॉपरली सीजनड हो ताकि श्रिंकेज और क्रैकिंग ना हो। क्रैकिंग मतलब कोई फटा वटा ना हो और श्रिंक ना करे। ठीक। अब डिफेक्ट इन टिम्बर, तो देखो नॉट्स, सेक्स और रैपिंग और क्रैक्स, तो ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब ये प्रॉपर्टी के साथ ऑफ्टन पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो यूज कहाँ होता है टिम्बर का, तो देखो डोर और विंडो बनाने में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है, रूफ ट्रेसेस में होता है, फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग में यूज होता है। ठीक है। और रेलवे स्लीपर्स में भी यूज होता है। ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है कि भाई देखो ये लाइट वेट होता है, इजी इजी टू वर्क होता है, इसके साथ इसका गुड अपीयरेंस होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये फायर रिस्क, इसमें देखो अगर एक बार आग लगी तो ये पूरा जला देगा। इंसेक्ट अटैक हुए तो खत्म कर देगा लकड़ी को। मॉइस्चरर सेंसिटिव होता है, देखो अगर थोड़ा सा भी नमी आई तो पूरी लकड़ी को खराब कर देगा। अब टिम्बर के कुछ टेस्ट हैं एंड यूजेस हैं। देखो टेस्ट ऑन टिम्बर, सो क्रशिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस टेस्ट से टिम्बर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता चलता है कि जो हमारी मतलब जो लकड़ी है, या कितना लोड टिम्बर सेफली कैरी कर पा रहा है, ये सब। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टिम्बर को पुल करके टेस्ट किया जाता है, मोस्टली रोप्स टाई टाइप एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बेंडिंग टेस्ट,
बीम के फॉर्म में लोड लगाया जाता है, रूफ बीम राफ्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। देखो ये जो तुमको मैं बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट बता रहा हूँ ना, ये तुम बीएमई से पढ़ के आए। फिर आता है शियर टेस्ट भी तुमने बीएमई में पढ़ा है, जो तुमको पता होगा। चेक करता है कि टिम्बर जो है स्लाइडिंग फेलियर्स रजिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर हार्डनेस टेस्ट, तो सरफेस पर लोड या इंडेंटेशन करके चेक करते हैं कि हमारा ये जो टिम्बर है ये हार्डनेस को रेजिस्ट कर पा रहा नहीं कर पा। फ्लोरिंग में, क्योंकि लिए फ्लोरिंग में यूज की जाती है, ठीक है। मॉइस्चराइजर कंटेंट टेस्ट, तो टिम्बर में पानी की क्वालिटी चेक की जाती है, ज्यादा मॉइस्चराइजर इक्वल टू लो स्ट्रेंथ प्लस डिफेक्ट, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस, टिम्बर का बिहेवियर फायर में चेक किया जाता है कि ये चेक किया जाता है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाता है। फिर ठीक है, फिर यूज ऑफ अब आता है यूज ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर का यूज कहाँ होता है? डोर्स एंड विंडो में होता है, जैसे कि ऊपर बताया। फर्नीचर में होता है, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गए और कप बोर्ड्स हो गए। रूफ ट्रसेस और राफ्टर्स में यूज होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क और शटरिंग इन आरसीसी वर्क में यूज होता है। फ्लोरिंग एंड पैनलिंग में यूज होता है। रेलवे के स्लीपर में यूज होता है और ब्रिजेस में यूज होता है, बट ब्रिजेस में टेम्परेरी यूज होता है। तो आई होप तुमको इतना सब समझ में आ गया होगा कि मैं तुमको कितना मतलब क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड अब आता है लेबोरेटरी टेस्ट ऑन कंक्रीट एंड मोटार। तो देखो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम इसमें सबसे पहले टेस्ट करते हैं वर्क एबिलिटी टेस्ट ऑन कंक्रीट। तो वर्क एबिलिटी टेस्ट करते हैं। वर्क एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस और कॉम्पैक्ट करना कितना इजी है बिना किसी सेग्रीगेशन के, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है स्लंप टेस्ट, मतलब सबसे कॉमन टेस्ट होता है ये। स्लंप कौन फिल करके लिफ्ट करते हैं, ठीक है। जो हाइट कम होती है उसको क्या बोलते हैं? स्लंप वैल्यू बोलते हैं। जो भी हाइट आ गई, जो भी हाइट आई, उस जो भी हाइट कम होती है, मतलब सपोज हमने 5-6 मेजर किए, जिसमें से सबसे कम हाइट होगी वो हमारे क्या होगा? स्लंप का वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें ये नॉर्मली आरसीसी में वर्क किया जाता है, ठीक है। और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, तो देखो जो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं कि वर्क एबिलिटी लो होने पर इसको यूज होता है। और कॉम्पैक्टेड और पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट कंपेयर करते हैं। देखो जो हमारा पार्शियली कॉम्पैक्टेड और कंक्रीट का जो वेट होता है उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका यूज होता है लो वर्केबल कंक्रीट के साथ, ठीक है। फिर नाउ वी बी कॉन्सिस्टोमीटर, ठीक है। तो देखो जो ये वी कॉन्सिस्टोमीटर टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि वेरी लो वर्क एबिलिटी कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। एंड टाइम मेजर होता है, ठीक है। टाइम मेजर होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुमको। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी? कंक्रीट की। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। इसमें मतलब क्यूब साइज होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 150 होते हैं सब। ये 7 डेज एंड 28 दिन में टेस्ट होता है ये। फॉर्मूला को क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब आता है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है, तो कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, और सिलेंडर स्पेसिमेन यूज होता है। क्या यूज होता है? देखो सबसे पहले तुम इतना समझ लो कि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या आता है? कंक्रीट हमारा सबसे पहले तो वीक होता है, ठीक। कंक्रीट वीक होने के बाद हम क्या करते हैं कि देखो कंक्रीट वीक हो गया, ठीक, तो हम सिलेंडर स्पेसिमेन को यूज करते हैं। अब आता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें बीम को लोड करके टेस्ट करते हैं एंड प्रिवेंट पेवमेंट्स एंड स्लैब्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब लेबोरेटरी टेस्ट ऑन मोटार, तो मोटार में लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट, मतलब मोटार की वर्क एबिलिटी चेक होती है फ्लो टेबल टेस्ट में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब क्यूब बना के टेस्ट करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाते हैं। एडहेंशन टेस्ट, मतलब ब्रिक हो गया, मोटर हो गया। बिल्ड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चेक होती है ब्रिक्स मतलब ईंटे की, और मोटार की क्या होती है? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चेक होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट लिखा। नॉमिनल मिक्स इज इक्वल टू फिक्स्ड रेशियो, जब डिजाइन मिक्स नहीं होता है। तो हमारे पास जैसे ग्रेड M5, M7.5, M10, M15, M20 है, तो इसका रेशियो CSA का रेशियो क्या होगा? तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि M5 में कितना होगा? 1:5:10 होगा। एंड M7.5 तो 1:4:8 होगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं M10, तो 1:3:6। M15 में 1:2:4। M20 में 1:15:1:1.5:3।
अब आता है प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले बैचिंग होता है, मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेशन, एग्रीगेट मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है मिक्सिंग, हैंड मिक्स, मशीन मिक्स। दो तरीके से मिक्सचर हो सकता है, या तो मिक्सिंग हो सकती है, या तो हाथ से मिला लो या तो मशीन से मिला लो। एडिंग वाटर, प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। देखो, एक जैसे आप सीमेंट प्रॉपर रेशियो में चाहिए, और हमारा पानी भी प्रॉपर रेशियो में चाहिए, तब आप प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, तो सपोज मान लो एयर वॉइड्स निकालना और डेंसिटी को बढ़ाना। मेथड क्या है? हैंड कॉम्पैक्शन मतलब रोडिंग एंड टैंपिंग, मैकेनिकल कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर, ठीक है। पुअर कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू लो स्ट्रेंथ होगा। तो कर्निंग ऑफ कंक्रीट, देखो कर्निंग का मतलब है कंक्रीट को मॉइस्चराइजर मॉइस्चर जो मॉइस्चराइजर होता है, मतलब मॉइस्चर मतलब नमी बोल दो यार, क्या भी। तो मॉइस्चर मॉइस्चर जो होता है उसको प्रोवाइड करना फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। मेथड ऑफ कर्निंग, देखो जो कंक्रीट है, कंक्रीट को नमी प्रोवाइड करना फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। पता नहीं ये वर्ड मतलब यार, देखो इतना काम करने के बाद मॉइस्चराइजर निकल रहा है, मॉइस्चर नहीं निकल रहा, समझ रहे हो? तो देखो वो आता है तो मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर अरे मॉइस्चर लिखा है भाई। वाटर कर्निंग, तो देखो यही होता है, मतलब अकेले काम करना है, मतलब समझ रहे हो ना। अब जो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है, मतलब जो भी अलग ब्रांच ले, तो उसमें मॉइस्चराइजर था, तो वही दिमाग में आ रहा है। बाकी कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, बीच में बात नहीं करना। तो वाटर कर्निंग मतलब ये पॉन्डिंग और स्पेयरिंग में यूज होता है। वेट कवरिंग और मेम्ब्रेन कर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें देखो मिनिमम कर्निंग पीरियड क्या होता है? 7 डेज ओपीसी। ओपीसी मैं आपको ऊपर बताया था, ओपीसी का फुल फॉर्म। एंड आइडियल 28 डेज के लिए होता है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट देखो, तो बिल्डिंग एक एलिमेंट्स वो बेसिक पार्ट होते हैं जिनका बिना बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकते। देखो बिल्डिंग के एलिमेंट्स समझना, बिल्डिंग के एलिमेंट्स वो बेसिक पार्ट होते हैं जिनके बिना बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकती है। इनको जनरली स्ट्रक्चर या सब सुपर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाए। देखो या तो ये सब स्ट्रक्चर होंगे, या तो क्या होंगे? सुपर स्ट्रक्चर होंगे। और इनके बिना हमारी जो बिल्डिंग है वो नहीं बन सकती, या बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करेंगे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो ग्राउंड लेवल के नीचे का पार्ट होता है, ये ग्राउंड लेवल के नीचे का पार्ट मतलब फाउंडेशन होगा, बेसिक सी बात है। तो देखो फाउंडेशन बिल्डिंग का लोवेस्ट पार्ट होता है, सबको पता है। लेकिन अगर फाउंडेशन वीक होगी तो पूरी बिल्डिंग धर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी। तो देखो फाउंडेशन बिल्डिंग का लोवेस्ट पार्ट में होता है, सबको पता है। बिल्डिंग का जो लोड होता है, लोड सेफ्टी सॉइल तक ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो बिल्डिंग का हमारा जो लोड है बिल्डिंग का, ये कहाँ तक ट्रांसफर मतलब सेफली सॉइल तक ट्रांसफर करता है, सेटलमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो टाइप समझ लो, इसमें सैलो फाउंडेशन होता है और डीप फाउंडेशन होता है, ठीक है। अब आता है आपका प्लिनेथ। प्लिनेथ मतलब ये ग्राउंड लेवल और फ्लोर के बीच का पार्ट होता है। फंक्शन क्या होगा कि जो फ्लोर लेवल होगा, फ्लोर लेवल को ग्राउंड से ऊपर रखता है और डेम्पनेस से प्रोटेक्शन देता है। तो जो हमारी डेम्पनेस होगी उससे क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। अब आता है सुपर स्ट्रक्चर। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पार्ट होता है। देखो सब स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पार्ट, ग्राउंड लेवल वाले पार्ट में दो चीजें आएंगी, हमारा फाउंडेशन आएगा। फाउंडेशन के दो टाइप होते हैं, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। एंड प्लिनेथ में क्या आता है आपका? प्लिनेथ में ये जो प्लिनेथ होता है, ये ग्राउंड लेवल और फ्लोर के बीच के पार्ट का होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि फ्लोर लेवल को ग्राउंड से ऊपर रखता है। अब आता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर का पार्ट होता है। जैसे वॉल्स हो गया, वॉल्स बिल्डिंग को इनक्लोज करते हैं। टाइप क्या होगा? लोड बियरिंग वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि लोड को ट्रांसफर करते हैं, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ कॉलम्स, तो ये वर्टिकल मेंबर जो लोड को फाउंडेशन तक ले जाते हैं। तो ये वर्टिकल मेंबर होते हैं जो हमारा बिल्डिंग का लोड है उसको फाउंडेशन तक ले जाते हैं। आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब देखो बीम आ गया, तो बीम में क्या आता है कि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जो स्लैब को लोड कॉलम वॉल्स तक पहुंचाते हैं। जो हमारा बीम होती है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जो जैसे हमारे घर में बीम होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा लोड है वो कॉलम या वॉल्स तक पहुंचाने में इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोर समझ लो, फ्लैट सरफेस फॉर लिविंग एंड वर्किंग। तो फंक्शन क्या है? लोड कैरी करेंगे एंड कंफर्ट देंगे। अब देखो रूफ मतलब छत, बिल्डिंग का टॉप कवरिंग। इसमें क्या होता है? वेदर प्रोटेक्शन, जैसे रेन हो गया, सूरज सूरज हो गए और हवा हो गई, ठीक। टाइप क्या होते हैं? फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ, ठीक है। डोर, एंट्री एंड एग्जिट के लिए हम डोर बनाते हैं। फंक्शन क्या है? एक्सेस और सिक्योरिटी। विंडो लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाता है। और लिन डोर और विंडो के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? लोड को साइड वॉल्स में ट्रांसफर करना, ठीक है। सिल्स
सिल्स मतलब विंडो के नीचे का पार्ट होता है। फंक्शन क्या होता है, वाटर ड्रेनेज, ठीक है। स्टेयर्स डिफरेंट फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। स्टेयर्स मतलब यार सीढ़ी समझ लो आप लोग, ठीक है। पैरापेट, पैरापेट रूफ के एज पर बनाया जाता है जिससे सेफ्टी, जैसे छत में तुम्हारी एक दीवार बनाई जाती होगी ना, या रेलिंग बनाई जाती होगी, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। अब आता है फाउंडेशन कॉन्वलेंशन स्प्रेड फुटिंग। तो अब इसको नेक्स्ट में देखते हैं। तो देखो टाइप ऑफ फाउंडेशन, तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन है। तो देखो एक यहाँ पे एक दीवार है, ये दीवार है, इसके बीच में बीम है, ऐसा फाउंडेशन है। इस टाइप का भी फाउंडेशन हो सकता है। तो देखो ये देखो, ये हमारे जो है ये ग्रेड बीम फुटिंग है, और ये स्ट्रिप फुटिंग है, और ये हमारे क्या कंटिन्यूअस फुटिंग है। तो इस टाइप से फुटिंग होती है, ठीक है। अब ना इसका हम देखेंगे कि फाउंडेशन बिल्डिंग का जो लोवेस्ट पार्ट होता है जो स्ट्रक्चर को लोड सेफली सॉइल तक ट्रांसफर करता है। देखो जो जो ये हम फाउंडेशन बनाते हैं ना, तो इनका मतलब इनका काम क्या होता है कि ये एक मतलब फाउंडेशन बिल्डिंग का क्या होता है, मतलब देखो ये एक बिल्डिंग का छोटा सा फाउंडेशन, मतलब छोटा सा फाउंडेशन नहीं, गलत गलत शब्द बोलना, सॉरी सर। मतलब फाउंडेशन बिल्डिंग का लोवेस्ट पार्ट होता है जो स्ट्रक्चर के जो लोड को सेफली सॉइल तक ट्रांसफर करता है। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो सॉइल तक, जैसे सपोज मान लो हमने फाउंडेशन तैयार कर दिया और फाउंडेशन के ऊपर हमने बिल्डिंग तैयार कर दी। तो जो हमारा फाउंडेशन है, जो मतलब जो बिल्डिंग का पूरा लोड फाउंडेशन पे पड़ेगा, तो फाउंडेशन क्या करेगा, उसको सेफली कहां तक ट्रांसफर करेगा, सॉइल तक ट्रांसफर करता है, ठीक है। कॉन्वलेंशनल स्प्रेड फुटिंग एक सेलो फाउंडेशन होती है। तो यहाँ पे समझ लेना, मैं ऊपर सेलो फाउंडेशन बताया था ना, तो जो हमारा कॉन्वलेंशनल स्प्रेड फुटिंग एक सेलो फाउंडेशन होती है जिसमें लोड को बड़ी एरिया में स्प्रेड करके सॉइल पर दिया जाता है ताकि ताकि बेयरिंग प्रेशर कम रहे, ठीक है। तो समझ गए तुम, जो हमारा सेलो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, कॉन्वलेंशनल स्प्रेड फुटिंग एक सेलो फाउंडेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लोड को बड़ी एरिया में स्प्रेड करते हैं। किसमें, बड़ी एरिया में, ताकि जो हमारा सॉइल है सॉइल पे किया जाता है ताकि बेयरिंग प्रेशर कम हो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब तुम देखो स्प्रेड फुटिंग क्या होती है, जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, सॉइल की क्या अच्छी हो, बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, और बिल्डिंग को लोड ज्यादा डीप ले जाने की जरूरत ना हो, तब स्प्रेड फुटिंग यूज होती है। लोड को फुटिंग का, देखो जो लोड होता है, लोड को फुटिंग के बेस पे एरिया से स्प्रेड किया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड फुटिंग बोलते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप कॉन्वेंशनल स्प्रेड फुटिंग। तो देखो आइसोलेटेड फुटिंग, इसका मतलब होता है सिंगल कॉलम के नीचे दी जाती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर हो सकती है। यूज कहाँ होता है, आरसीसी के फ्रेम बिल्डिंग में यूज हो सकता है, और इंडिविजुअल कॉलम्स में भी यूज हो सकता है। देखो अब आता है स्ट्रिप फुटिंग, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यूज क्या है, लोड बेयरिंग वॉल्स, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग, दो या ज्यादा कॉलम्स के लिए एक कॉमन फुटिंग होती है। जब कॉलम्स पास पास में हो या बाउंड्री के पास में हो तब इसका यूज होता है, ठीक है। स्पेस कांस्टेंट वाले एरियाज पे यूज होता है। कंबाइंड फुटिंग कहाँ यूज होता है, स्पेस कांस्टेंट वाले एरियाज पे। अब आता है स्टेप्ड फुटिंग। तो फुटिंग को स्टेप्स में बनाया जाता है, इकोनॉमिकल और स्ट्रांग होती है। यूज कहाँ होता है, जब फुटिंग थिकनेस ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आता है स्लोप्ड फुटिंग। तो देखो ये टॉप से स्लोप्ड और बॉटम से फ्लैट होती है। देखो जो टॉप होता है, टॉप से इसका क्या होगा, स्लोप में होगी, बट बॉटम से कैसी होगी, फ्लैट होगी, ठीक है। मटेरियल सेविंग होती है ये, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ स्प्रेड फुटिंग, तो देखो बेस स्लैब और पेडेस्टल, मतलब कभी कभी, और कॉलम स्टार्टर और सॉइल बेड, ठीक है। ये चार चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल एडवांटेज देख लो। ये सिंपल डिजाइन होता है भाई, इसमें सिंपल डिजाइन के बाद दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल है और इजी कंस्ट्रक्शन है, और सुटेबल होता है किसके लिए, गुड वेयरिंग सॉइल के लिए, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, वीक सॉइल में सुटेबल नहीं होता है, हैवी लोड के लिए लिमिटेड होता है, और डिफरेंशियल सेटलमेंट का क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। अब यूज देख लो, ये रेजिस्टेंशियल बिल्डिंग में यूज होता है, लो टू मीडियम राइज स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग वॉल बिल्डिंग होती है। क्या होती है, लोड बेयरिंग वॉल बिल्डिंग होती है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए। अब देखो, अब आता है आरसीसी फुटिंग। तो सबसे पहले आरसीसी का फुल फॉर्म समझो, तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुटिंग। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो तुम्हारा है ये प्लेन कंक्रीट बेड होता है, ये एक प्लेन कंक्रीट बेड होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने अपना क्या रखा, फुटिंग बनाया। तो ये जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा क्या है, ये आरसीसी फुटिंग है, ठीक। एंड हमने ये जो पिलर बना दिया ना, पिलर खड़ा कर दिया, ये हमारा क्या है, आरसीसी कॉलम है, ठीक है। इतना तुमको डायग्राम समझ में आ गया। अब ये देखो स्लोपिंग फुटिंग समझाता हूँ। तो देखो जैसा मैंने तुमको बताया था ना कि ये देखो यहाँ से स्लोप बना हुआ है, एंड ये बेंड है, ये स्लोप बना है, ये बेंड है।
और ऊपर से ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और ये बंद हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लेन कंक्रीट का क्या हो गया, बेड हो गया, ठीक है। तो ये आरसीसी फुटिंग का डायग्राम तुमको समझ में आ गया। तो अब देखो, तो अब समझो कि जो आरसीसी फुटिंग है ये एक टाइप की क्या होती है, स्प्रेड फुटिंग होती है, जिसमें जिसमें सीमेंट किसके साथ, कंक्रीट के साथ स्टील रेनफोर्स दिया जाता है। देखो, जो आरसीसी फुटिंग होती है ये एक टाइप की क्या होती है, स्प्रेड फुटिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट के साथ स्टील रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। स्टील टेंशन को रेजिस्ट करता है। देखो, टेंशन दिमाग वाला टेंशन नहीं ये भाई टेंशन मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल वाला टेंशन। ये स्टील टेंशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और कंक्रीट कंप्रेशन को इजीली फोटिंग स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल और सेफ होती है। देखो, हम हमारा जो स्टील है उसने किसको रेजिस्ट कर लिया, टेंशन को रेजिस्ट कर लिया, ठीक है, और कंक्रीट के कंप्रेशन को, ठीक है, दोनों को उसने क्या कर लिया, रेजिस्ट कर लिया, ठीक है। इसलिए जो हमारी फुटिंग होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ड्यूरेबल होगी और स्टील और सेफ होती है। देखो, अभी तुमको समझ में नहीं होगा, फिर तो मैं समझा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। ये जो हमारी आरसीसी फुटिंग है ये एक टाइप की क्या है, एक स्प्रेड फुटिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सीमेंट कंक्रीट के साथ क्या करते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट दिया जाता है इनको भाई, ठीक है। जो हमारा स्टील होता है, स्टील क्या करता है, टेंशन को रेजिस्ट करता है और कंक्रीट कंप्रेशन को भी रेजिस्ट कर लेता है, जिस वजह से हमारी जो फुटिंग होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है और सेफ होती है, ठीक है। वाई आरसीसी फुटिंग आर यूज, हम आरसीसी फुटिंग को क्यों यूज करते हैं, देखो, ये सॉइल के प्रेशर को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बढ़िया होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कॉलम लोड सेफली, जो कॉलम का लोड होता है वो सेफली सॉइल तक ले जाने के लिए ज्यादा जरूर, मतलब देखो ज्यादा जरूरी है, या मतलब अच्छा करता है, ठीक है। जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम का जो लोड होता है उसको सेफली सॉइल तक ले जाता है ये भाई। क्रैक्स और फेलियर को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आरसीसी फुटिंग, टाइप ऑफ आरसीसी फुटिंग। तो आइसोलेटेड आरसीसी फुटिंग, तो ये एक सिंगल कॉलम के नीचे होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, जैसे मैंने तुमको स्क्वायर या रेक्टेंगल ऊपर वाला डायग्राम दिखा था। यूज कहाँ होता है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल आरसीसी बिल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, या तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है। अब आता है कंबाइंड आरसीसी फुटिंग। तो कंबाइंड आरसीसी फुटिंग क्या होता है, दो कॉलम के लिए कॉमन फुटिंग। जब कॉलम पास पास हो या बाउंड्री के पास हो तो हम कौन सा यूज करते हैं, कंबाइंड आरसीसी फुटिंग, ठीक है। तो दो बता दिया, आइसोलेटेड आरसीसी, कंबाइंड आरसीसी। अब आता है स्टेप्ड आरसीसी फुटिंग। तो स्टेप्ड आरसीसी फुटिंग, तो देखो तीसरा हमारा क्या है, देखो स्टेप्ड आरसीसी फुटिंग, ये क्या होता है, फुटिंग को स्टेप्स में बनाया जाता है। फुटिंग जो होती है उनको एक बार स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। ये इकोनॉमिकल होती है और हैवी लोड्स के लिए बेटर होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब आता है स्लोप्ड आरसीसी। स्लोप मतलब स्लोप समझते हो ना, स्लोप। देखो मैं एक बताता हूँ, जैसे ये स्लोप हो गया। स्लोप आरसीसी फुटिंग मतलब थिकनेस जो होगी टॉप से बॉटम तक ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, ठीक है। कॉन्क्रीट सेविंग, सेव होता है इसमें। तो मैंने टाइप बताया आपको आरसीसी के। तो पहला टाइप क्या बताया, आइसोलेटेड आरसीसी फुटिंग, सेकंड इज कंबाइंड आरसीसी फुटिंग एंड स्टेप्ड आरसीसी फुटिंग, एंड नाउ फोर्थ इज स्लोप्ड आरसीसी फुटिंग। एंड नाउ अब हमें देखना कंपोनेंट क्या होते हैं आरसीसी फुटिंग्स के। तो सबसे पहले हम कंक्रीट बेस स्लैब लेते हैं, रेनफोर्समेंट बार्स मतलब मेन स्टील प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लेते हैं, ठीक है। कॉलम स्टार्टर बार्स होते हैं और सॉइल का बेड होता है। तो ये चार चार चीजें हम यूज करते हैं किसमें, आरसीसी फुटिंग। फर्स्ट इज concrete base slab, reinforcement bars, it means main steel plus distribution steel, और कॉलम्स स्टार्टर बार्स होते हैं और सॉइल बेड होता है, ठीक। अब देखो रेनफोर्समेंट इन आरसीसी फुटिंग। सो मेन स्टील यूजुअली बॉटम में होती है, दोनों डायरेक्शन में बार्स दी जाती है और एडिक्यूटर कवर दिया जाता है, मतलब स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा स्टील में कोरोजन लग गया तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझिए एडवांटेज क्या है भाई, हाई स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होती है और सूटेबल होता है इसके लिए फॉर मॉडरेट टू हैवी लोड। डिसएडवांटेज क्या है भाई, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है हमको, कॉस्ट प्लांट सीमेंट कंक्रीट से ज़्यादा होता है, और जो प्रॉपर कर्निंग, इसमें प्रॉपर कर्निंग जरूरी होता है, ठीक। अब देखो आरसीसी कहाँ होता है, आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, कॉलम ऑफ बिल्डिंग में, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मीडियम राइज बिल्डिंग्स में यूज होता है। अब देखो ब्रिक्स मेसोनरी वॉल्स, तो ये समझना है। तो ब्रिक्स मेसोनरी वॉल्स क्या होता है, देखो ब्रिक्स मेसोनरी में ब्रिक्स को मोर्टार मतलब सीमेंट लाइम सैंड के साथ क्या किया जाता है, अरेंज करके वॉल बनाई जाती है, मतलब दीवार बनाई जाती है। ये लोड बियरिंग वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स दोनों के लिए यूज होता है। देखो
लोड बियरिंग वॉल भी होगी और पार्टीशन वॉल भी। तो तुमको सबसे पहले ब्रिक्स मेंसनरी वॉल्स मतलब समझ में आया। ब्रिक्स मेंसनरी में ब्रिक्स को मोर्टार मोर्टार समझ मोर्टार सॉरी यार मैं तुम लोगों को मोर्टार नहीं बता पाया। मोर्टार मतलब होता है तुम्हारा सीमेंट या लाइम या तुम्हारा सैंड। इसमें हम क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, अरेंज करके वॉल बनाई जाती है। ये लोड बियरिंग वॉल्स और पार्टीशन वॉल दोनों के लिए यूज होती है, दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ठीक। टाइप ऑफ ब्रिक्स मेसोनरी सबसे पहला आता है बेसिक्स, तो स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब सबसे कॉमन बॉन्ड होता है, ब्रिक्स लेंथ वाइज लगती है और इसमें इसका यूज कहाँ होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे। ठीक है। हेडर बॉन्ड मतलब ब्रिक्स विथ वाइज लगेगी, जो हमारी ब्रिक्स होगी वो चौड़ाई वाइज लगती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड अल्टरनेट लेयर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, तो ये क्या होता है, ब्रिक्स इंग्लिश बॉन्ड मतलब अल्टरनेट लेयर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर बॉन्ड। ठीक है, इसका बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रेचर और हेडर एक ही कोर्स में होते हैं एंड अपीयरेंस अच्छी होती है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है इसकी अपीयरेंस थोड़ा ज्यादा अच्छी होती है बट इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक ब्रिक मेसनरी, तो प्रॉपर ब्रिक्स सोकिंग और यूनिफॉर्म मोटार ज्वाइंट होना चाहिए और वर्टिकल ज्वाइंट अलाइंड होना चाहिए। वर्टिकल ज्वाइंट अलाइंड ना हो, प्रॉपर कर्निंग हो। तो कॉमन टाइप ऑफ ब्रिक दिखा रहा हूँ तो तुम देख लो। ऐसे अगर तुम्हारी दीवार बनी है तो इनको क्या बोला जाएगा, रनिंग बोला जाएगा। ऐसी दीवार बनी है तो ये तुम्हारा कॉमन है, ये इंग्लिश है और ये फ्लेमिश है और ये स्टैक बॉन्ड है। देखो ये थोड़ा सा अच्छे से दिख रही है, ये थोड़ा सा ऐसी दिख रही है कि जैसे ईंटें खराब हो गई हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी मैंने दिखा दी रनिंग, कॉमन, इंग्लिश और फ्लेमिश और स्टैक बॉन्ड। अब आता है प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो प्लास्टर क्या होता है, देखो प्लास्टर में वॉल्स पर मोर्टार के साथ थिन लेयर लगाया जाता है। देखो प्लास्टर समझते हो ना, छाप, घर में छाप छाप कराते हो, फिर पुट्टी कराते हो, फिर पेंट कराते हो ना। ठीक है, तो वही है प्लास्टरिंग, मतलब वही है। तो सबसे पहले समझो पर्पस क्या होता है प्लास्टरिंग का। सबसे पहले पर्पस होता है जो हमारी दीवारें होती हैं उनको फिनिश देना, स्मूथ फिनिश देना, वॉल को वेदर से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अपीयरेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करना। टाइप ऑफ प्लास्टरिंग, तो छाप किस टाइप से हो सकती है, सीमेंट प्लास्टर हो सकता है, लाइम से भी हो सकता है और जिप्सम से भी हो सकता है। अब आता है थिकनेस, नॉर्मली 12 mm टू 15 mm इसकी थिकनेस रहती है। ठीक है। अब आता है पॉइंटनिंग, तो पॉइंटनिंग में मेंसनरी जॉइंट्स को स्पेशल तरीके से फिनिश किया जाता है। पर्पस क्या होता है, मोर्टार जॉइंट को वाटर प्रूफ वेदर प्रूफ बनाना। जो हमारा मतलब पर्पस है वो क्या है, पर्पस ये है कि हम मोर्टार जॉइंट्स को क्या करें, वेदर प्रूफ बनाए और डेकोरेटिव लुक देना होता है। और कॉस्ट प्लास्टरिंग से मतलब जो इसकी ये कॉस्ट होती है वो प्लास्टरिंग से कम होती है। जो पॉइंटनिंग होता है इसकी कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू प्लास्टरिंग। बट प्लास्टरिंग में क्या होता है कि स्मूथ फिनिश मिलता है, वॉल को वेदर से प्रोटेक्ट किया जाता है, अपीयरेंस इंप्रूव होता है। ठीक है। इसमें 3 तरह के प्लास्टरिंग होते हैं जिस वजह से ये थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है। बट इसमें क्या होता है कि ये चार चार तरह के होते हैं, तो मैं बताता हूँ। ठीक, टाइप ऑफ पॉइंटनिंग, फ्लश पॉइंटनिंग, रिसक्सीड पॉइंटनिंग, वी पॉइंटनिंग और कीएड पॉइंटनिंग। तो अब देखो तुमको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या प्लास्टरिंग और पॉइंटनिंग में। तो देखो पूरा वॉल कवर होता है, ऐसे में पॉइंटनिंग में क्या होता है कि सिर्फ तुम्हारे जॉइंट्स बस कवर होते हैं। लेकिन तुम्हारा प्लास्टर में मतलब छाप, दीवार में छाप करवाओगे तो पूरा वॉल में छाप होता है। इसमें स्मूथ फिनिश मिलता है, इसमें डेकोरेटिव जॉइंट मिलते हैं। कॉस्ट ज्यादा होती है और पॉइंटनिंग में कॉस्ट कम होती है। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये है फ्लश पॉइंटनिंग, तो यहाँ पे तुम्हारा मोर्टार है। वेदर्ड पॉइंटनिंग यहाँ पे तुम्हारा वो है ये कीएड पॉइंटनिंग और वी ग्रुप पॉइंटनिंग। ठीक है। अब टाइप ऑफ पॉइंटरिंग होगा। अब टाइप ऑफ ये क्या है, ये भी पॉइंटरिंग है, बियर्डेड पॉइंटनिंग, स्ट्रक पॉइंटनिंग, रिसक्सीड पॉइंटनिंग एंड ट्रक पॉइंटनिंग। तो ये तुम्हारे क्या पॉइंटनिंग है। ठीक है। और छाप में इन सब में तुम छाप कर दो तो तुम्हारी ईंटें दिखेंगी नहीं। तो ये होता है तुम्हारी, ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा प्लास्टरिंग। अब देखो हमारा 30 नंबर पे टॉपिक है रूफ है, फ्लोर्स है और डोर्स है और विंडो है। तो देखो फ्लोर क्या होता है तो सबसे पहले फ्लोर बिल्डिंग का वो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जहां हम वॉल मतलब चलते हैं, वर्क फ्रॉम फर्नीचर रखते हैं। ठीक है वर्क और फर्नीचर रखते हैं। तो फंक्शन ऑफ फ्लोर क्या होता है, लिविंग वर्किंग सरफेस प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, वर्किंग सरफेस प्रोवाइड करना एंड लोड सेफ्टी ट्रांसफर करना और कंफर्ट एंड हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है। टाइप ऑफ फ्लोर, तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, मड मड तो मड फ्लोर मतलब ब्लेज में। ठीक, टाइप ऑफ फ्लोर मड का फ्लोर होता है, मतलब गांव में मिट्टी के फ्लोर भी होते हैं और मतलब पक्के घर भी होते हैं। ब्रिक फ्लोर मतलब लो कॉस्ट हाउस। ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंटों के,
और सीमेंट कंक्रीट फ्लोर मोस्टली आजकल सबके पास यही है, और टाइल्स और मार्बल फ्लोर डेकोरेटिव बिल्डिंग्स है। तो आजकल ये देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्रिक्स फ्लोर और मड फ्लोर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो देखो ये फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुमको, ये हमारा क्या होता है, फाइन कॉन्क्रीट। सबसे पहले ये देखो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीपीसी डालते हैं। एंड देन यहाँ पे अब देखो ये हार्डकोर होता है, सैंड बाइंडिंग होता है, डीपीएम होता है, ओवरसाइड कंक्रीट होता है, इंसुलेशन होता है, सैंड एंड सीमेंट सेक्रेट होता है, इंटरनल ब्लॉक वर्क होता है, कैविटी इंसुलेशन, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। और नीचे क्या होता है, फाइन कंक्रीट कैविटी। तो देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये यहाँ पे हमने लगाया अपना प्री कास्ट कॉन्क्रीट बीम्स डाल दिए। एंड फाइन कॉन्क्रीट कैविटी फिल मैंने बता दिया तुमको, ये डीपीसी हो गया, एक्सटर्नल ब्रिक्स का वर्क हो गया तुम्हारा। एंड यहाँ पे कैविटी इंसुलेशन कर दी तुमने, और इनर ब्लॉक वर्क बना दिया, और फ्लोर का कवरिंग, ये फ्लोर का कवरिंग हो गया, ठीक है। एंड ये तुम्हारा क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले देखो तुमने छड़ सरिया डाला, स्टील रीइंफोर्समेंट किया तुमने। एंड कंक्रीट स्लैब सपोर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ये तुमको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि तुम्हारा जो फ्लोर है तो मजबूत रहे, ठीक है। अब देखो रूफ्स, देखो रूफ मतलब छत। रूफ बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पार्ट होता है जो वेदर से प्रोटेक्शन देता है। तो ये हमको जो हमारा छत होती है हमारी, वो हमारे वेदर से प्रोटेक्शन देती है, जैसे सूर हो गया, ज़्यादा गर्मी हो, पानी पानी से भी और हवा से भी। फंक्शन क्या होता है रूफ का, तो देखो रेन सैंड, सॉरी 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 रेन सन और वाइंड, ठीक है, से प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी। अब टाइप ऑफ रूफ क्या होते हैं, फ्लैट रूफ, आरसीसी रूफ मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग, स्लोपिंग रूफ मतलब टाइल्स हो गया, सीट्स हो गए, और रेनफॉल एरिया हो गया। कवर्ड कवर्ड और कवर्ड या सेल्फ रूफ, तो स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुमको रूफ दिखाने वाला हूँ, देखो ये हमारा फ्लैट रूफ होता है, कई की जगह लीन टू होते हैं, मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है। और ये देखो ये ग्रेवल है, मतलब बीच में तुम्हारा क्या है, बीच में तुम्हारा फ्लैट है, आजू बाजू स्लूप में है, ठीक है। ये हिप होता है, हिप रूफ होता है, और क्रॉस गैबलेड होता है ये, और क्रॉस हिप ये होता है, गैम्ब्रल ये होता है, एंड मैnsard ये होता है। तो ये 7-8 फ्लोर बता दिए, तुमको जो डायग्राम बन जाए वो बना के आ जाना, ठीक है। नाम भी रट लेना, ठीक। डोर जो होते हैं वो डोर बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के लिए होते हैं। जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं बिल्डिंग में, वो किस लिए होते हैं, एंट्री और एग्जिट के लिए होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है डोर का, एक्सेस 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 कंट्रोल करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। टाइप क्या होते हैं डोर्स के, तो देखो वेंडेड एंड लेगडेड डोर होते हैं, फ्रेम्ड एंड पैनलेड डोर्स भी होते हैं, फ्लश डोर भी होते हैं, और ग्लास डोर भी होते हैं। तो देखो भाई ये हमारा डोर है, तो मैं तुमको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा डोर में क्या होता है, ऊपर टॉप रेल होती है, पैनल होता है, क्रॉस रेल होती है, पैनल होता है, लॉक रेल फ्रेम होता है, फिर बॉटम रेल होती है, पैनल स्टिकिंग, थर्ड म्यूलियन, लॉक सेट और पैसेज सेट, ये जो इसको घुमाते हैं तो लॉक लॉक सेट होता है, सेकंड म्यूलियन, लॉक स्टाइल, और फर्स्ट म्यूलियन। तो ये होता है, तुम भाई सीधा सीधा इतना याद रखो। तो तुमको ऐसा बनाना है पेपर में, देखो मैं एक बात बताऊं, नाम बस याद रखना। ऐसा बनाया तुमने एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा, ऐसा ऐसा तुम्हें थोड़े बड़े और यहाँ पे थोड़े बड़े, बस तुमको यहाँ पे टॉप रेल, पैनल, ये सब नाम बस याद रख लेना, बाकी तो भाई इजी है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आइटम विंडो। तो विंडो में क्या होता है, विंडो जो होती है वो हमारी विंडो वॉल्स में ओपनिंग होती हैं, जो लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूज की जाती हैं। देखो जो विंडो खिड़कियां हैं हमारी, वो घर में ओपनिंग, देखो विंडो वॉल्स में ओपनिंग होती हैं, जैसे दीवार में क्या है, हम खोल सके तो हवा आ सके, और लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूज की जाती है। फंक्शन ऑफ विंडो क्या है, नेचुरल लाइट मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, और एनर्जी सेविंग होता है। टाइप क्या है, फिक्स्ड विंडो। देखो एक फिक्स विंडो होती है, एक स्लाइडिंग विंडो होती है, एक केसमेंट विंडो होती है, और एक लोवर्ड विंडो होती है। तो देखो अब मैं तुमको विंडो दिखाता हूँ। तो एक ये लिंटेल होता है, ये हेड होता है तुम्हारा विंडो का, ठीक है, लिंटेल बोलते हैं। टॉप राइट यहाँ पे भी विंडो है, ट्रांसफॉर्म, म्यूलियन और क्रिल होता है यहाँ पे। ये तुम्हारा विंडो का जो है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये तुम्हारा फ्रेम है विंडो का, जंप है, और ये केसमेंट है, ठीक है। एंड बाकी इंटरनेट पे देख लेना, विंडो से रिलेटेड बहुत सारा डायग्राम मिल जाए। अब आता है लिंटेल्स। तो लिंटेल्स क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल विंडो ओपनिंग के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है लिंटेल का, वॉल का जो लोड साइड, देखो वॉल का लोड साइड वॉल्स में ट्रांसफर करना, ओपनिंग के ऊपर क्रैक से बचाना होता है। देखो ओपनिंग के ऊपर क्या करता है, ये क्रैक को बचाता है। अब समझो कैसे, मटेरियल यूज फॉर लिंटेल, आरसीसी इंटेल, स्टोन इंटेल लिंटेल, और ब्रिक्स इंटेल लिंटेल, और स्टील लिंटेल। तो डिफरेंस ऑफ लिंटेल्स एंड बीम, तो लिंटेल जो होता है ये ओपनिंग के ऊपर होता है, और बीम क्या होती है, पूरी स्लैब्स का लोड कैरी करता है, ठीक है।
एंड अब देखो स्टेयर केस मतलब सीढ़ी सीधा। स्टेयर केस एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है जो डिफरेंट फ्लोर्स को कनेक्ट करता है। इसमें स्टेप्स, लैंडिंग और हैंड रेल्स होते हैं जो होते हैं ताकि हम सेफ वर्टिकल मूवमेंट कर सके। इसमें मेन पार्ट क्या होते हैं स्टेयर केस में? सबसे पहले ट्रेड होता है, मतलब स्टेप का हॉरिजॉन्टल पार्ट, राइजर, वर्टिकल स्टेप बिटवीन स्टेप्स, और फिर होता है लैंडिंग मतलब रेस्ट प्लेटफॉर्म, हैंड ट्रायल मतलब सेफ्टी के लिए होता है। तो देखो इस टाइप के होते हैं स्टेयर केस के। सबसे पहले आता है स्टेयर केस एंड सुटेबिलिटी। सबसे पहले आता है स्ट्रेट स्टेयर केस। तो ये सिंगल स्ट्रेट फ्लाइट होती है, डिजाइन सिंपल होता है इसका, और सुटेबल होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जहां पर स्पेस लेंथ वाइज अवेलेबल हो। फिर आता है डॉग लेगडेड स्टेयर केस। ये 2 फ्लाइट्स विथ 180 डिग्री टर्न होता है, मतलब ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ सीढ़ियां हैं तुम्हारी, फिर यहाँ से ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। बीच में लैंडिंग होती है, ठीक है। सुटेबल किस लिए होते हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग, स्कूल, ऑफिस और स्पेस सेविंग डिजाइन होता है। ओपन वॉल स्टेयर केस मतलब फ्लाइट्स के बीच ओपन स्पेस होता है। तो ये पब्लिक बिल्डिंग्स में होती हैं, होटल या हॉस्पिटल में होते हैं। बेटर लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यूज होता है। स्पाइरल के स्टेयर केस मतलब सर्कुलर शेप होता है इसका, ठीक है। सेंट्रल पोल्स के अराउंड होता है। लिमिट सुटेबल कहाँ पे है? लिमिटेड स्पेस में, इमरजेंसी एग्जिट में और वॉच टावर में ये यूज होता है, ठीक है। सर्कुलर स्टेयर केस कहाँ होता है? ये हमारा क्या होता है? कर्व शेप विदाउट सेंट्रल पोल में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सुटेबल फॉर ये डेकोरेटिव बिल्डिंग्स में होता है और मॉल्स और होटल में होता है। फिर आता है कैंटिलीवर स्टेयरकेस। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस क्या होता है? स्टेयरकेस इसमें स्टेप्स एक साइड से वॉल्स में फिक्स होते हैं। मॉडर्न लुक होता है, ये आरसीसी बिल्डिंग में सुटेबल होता है और शोरूम्स, मॉडर्न हाउसेज में बढ़िया है। अब आता है जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर। तो देखो प्रॉपर ट्रेंड, राइजर प्रोपोर्शन, नॉन स्लिपरी सरफेस होता है, एक्वेटिक विड्थ होती है और प्रॉपर हैंडल हाइट होती है। तो अब तुमको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले ये हमारा सीढ़ी जो है ये स्ट्रेट वाला है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधे। स्टेयर्स विथ इंटरमीडिएट लैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लैंडिंग, ठीक है। एल शेप्ड स्टेयर, ये एल शेप्ड है। और ड्यूरेबल एल शेप्ड स्टेयर, यू शेप्ड स्टेयर्स, 90 डिग्री वाइंडर स्टेयर्स, ठीक है, 180 डिग्री वाइंडर स्टेयर्स, कर्व स्टेयर और स्पाइरल स्टेयर। तो ये स्पाइरल स्टेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो जाता है। एंड अब जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है वो क्या है? सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग।